डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास के सिलसिले में आज हमारी जो लेक्चर नंबर है वो हमारा आज लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लास्ट टाइम मैंने आपको कॉर्ड के रूल्स हैं वो 12 रूल्स पढ़ाए थे कि इंफॉर्मेशन रूल, गारंटीड एक्सेस रूल, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, रूल नंबर 5 कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, फिर व्यूइंग अपडेट रूल 7, 8, इस तरह ये इसमें लास्ट रूल हम नहीं पढ़ सके लास्ट क्लास में। तो आज हम वो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ नॉन सबवर्सिव रूल। नॉन सबवर्सिव रूल का मतलब ये है, सबवर्जन कहते हैं किसे। हम देखते हैं कि सबवर्जन होती क्या है। सबवर्जन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो इसमें आसानी से सर्च हो सकती है। सबवर्जन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ से उन्होंने हम देख लेते हैं कि सैबोटाज, ट्रीजन, रेबेलियन। यानी सबवर्जन का मतलब ये है कि बगावत, जो सही रास्ता है उससे हट जाना, ठीक है, ये उन मानों में आती है। तो नॉन सबवर्सिव रूल का मतलब ये है कि डेटाबेस, नॉन का मतलब सबवर्जन का ऑपोजिट, सबवर्जन का मतलब है गुमराही, बगावत। नॉन सबवर्जन इसका ऑपोजिट, यानी जो गुमराही या बगावत ना हो। तो डेटाबेस क्या करता है कि जो आपने सिक्योरिटी चेक लगाए होते हैं, मसलन डेटाबेस के अंदर हर बंदे को उसके ओहदे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से एक्सेस दी जाती है। जिसकी वाज़ेह मिसाल, बहुत अच्छी एग्जांपल बैंक है, जिसमें बैंक मैनेजर उसको टॉप लेवल पे, इसी ब्रांच के जो मैनेजर होता है वो टॉप लेवल पे होता है उस ब्रांच में, उसको सारे राइट्स होते हैं, वो हर चीज़ व्यू भी कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है, सब कुछ देख सकता है। उसके बाद जो है वो नंबर होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर का। अब उसके राइट्स जो हैं वो उतने नहीं होते जितने बैंक के हैं, यानी उसके कुछ राइट्स कुछ कम होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ व्यू कर सकता है, और वो चेंजेस करना चाहे भी तो नहीं कर सकता क्योंकि उसको राइट नहीं मिला हुआ। क्यों? उस चीज़ को चेंज करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड है वो बैंक मैनेजर के पास है। अगर ट्रांजैक्शन मैनेजर किसी तरीके से वो यूज़र नेम या पासवर्ड हासिल कर लेता है तो फिर वो एज ए ब्रांच मैनेजर वो भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन चेंजेस का राइट या मतलब वो सारी एक्सेस का राइट जो है वो ब्रांच मैनेजर। इस तरह अकाउंटेंट है, जो अकाउंट में होता है सामने कैशियर, उसके पास सिर्फ ये राइट है कि वो बिल वगैरह जमा करता है, आपके पास से कम या ज़्यादा करने का उसके पास राइट है। इसके अलावा और वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ व्यू कर सकता है। तो यहाँ पे नॉन सबवर्जन रूल का मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्योरिटी चेक, पासवर्ड वगैरह लगाए जाते हैं, यूज़र्स जो है उनको बाईपास करके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो जिनकी एक्सेस किसी को अलाउ नहीं होती, वो अगर वो एक्सेस करना चाहें भी तो वो नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि उनके ऊपर पासवर्ड वगैरह लगे होते हैं, सिक्योरिटी चेक लगे होते हैं, इसलिए बग़ैर उन यूज़र नेम पासवर्ड के वो एक्सेस नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी एक फ़ीचर है। अच्छा, ये रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी, ये दोबारा फिर आ गई है कि इसमें मतलब ये दोबारा शुरू, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो हमने F1 सीरीज़ की बुक का पढ़ा था वहाँ ये टॉपिक रिपीट हो चुके हैं। तो ये वहाँ आप देख सकते हैं पहले 2 चैप्टर्स के अंदर, पहले 2 चैप्टर या तीसरे चैप्टर में ये चीज़ें फर्स्ट 3 चैप्टर में रिपीट हो चुकी हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का जो टॉपिक है वो ज़्यादा बेहतर तब समझ आएगा जिस वक्त मैं आपको टेबल बना के उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना बताऊंगा, तब ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बहुत अच्छी तरह समझ आएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह, बहुत बेहतर अंदाज में ये समझ आ जाएगा। अभी यही रहना, इधर करीब ही रहना। मैं पानी दे दो, पानी दे दो। अच्छा, उसके बाद जी डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस लैंग्वेजेस में एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये वो लैंग्वेज है, DDL जिसे हम कहते हैं, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा, यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना। डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना का मतलब क्या है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है कि आप डेटाबेस के अंदर
टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट करते हैं, कॉलम की डेटा टाइप बताते हैं कि किस कॉलम की डेटा टाइप क्या है। मसलन अगर स्टूडेंट नेम है तो उसकी डेटा टाइप आप बताएंगे कि ये डेटा टाइप जो है ये टेक्स्ट है। इस तरह किसी का CNIC नंबर है या फ़ोन नंबर है तो उसकी डेटा टाइप नंबर हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें आप बताते हैं और फिर आप ये भी बताते हैं कि CNIC नंबर 14 डिजिट्स का है मिसाल के तौर पर, तो 14 से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो आप ये एक सिक्योरिटी चेक लगाते हैं कि अगर 15 डिजिट्स को इंसर्ट करना चाहे तो वो इंटर ना कर सके। उसकी वजह क्या है कि फिर वो CNIC नंबर सही नहीं होगा। इस तरह मोबाइल नंबर जो है वो 9 डिजिट का या 10 डिजिट का होता है, अगर शुरू का ज़ीरो भी शामिल किया जाए तो अब अगर कोई 11 डिजिट इंटर करता है या 6 डिजिट इंटर करता है या 9 करता है, वो जितना डिजिट अलावा उससे कम करता है तो भी वो सही नहीं होता। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस लगानी पड़ती हैं ताकि आपके पास डेटा सही आए। एक चीज़ तो है कि टेबल क्रिएट करना, उनके अंदर कॉलम क्रिएट करना, कॉलम की डेटा टाइप बताना और साथ में फिर उन डेटा टाइप के हिसाब से उसमें जो कॉलम में डेटा आएगा उस पर कोई सिक्योरिटी चेक भी लगाना कि कितने डिजिट तक जाना है, कितने तक नहीं जाना, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ किस में क्रिएट और होता है, ये डेटाबेस DDL में होता है, जिसे हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर क्रिएट होने वाले टेबल, उनके कॉलम वगैरह, उस पर कोई कंडीशंस वो सब बताना। दूसरा है डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज है कि जब टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं, उनके ऊपर रिलेशन, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं, सारा काम हो गया, अब क्या है आपने उसमें से कुछ सर्च करना है, क्यूरी लगानी है, उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस करने हैं। तो जब आप वो काम करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि SQL यूज़ करेंगे आप, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL। वो लैंग्वेज क्या करती है, जैसे मैंने वो मिसाल दी थी कि आप ये देखना चाहते हैं कि रावलपिंडी बोर्ड मिसाल के तौर पर या पंजाब यूनिवर्सिटी इस साल कंप्यूटर साइंस BS कंप्यूटर साइंस में मेल का रिज़ल्ट किस तरह रहा, फीमेल का रिज़ल्ट किस तरह रहा। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज आप देखना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट्स ने A+ ग्रेड हासिल किए, किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने जो है ना वो D- से नीचे आए यानी कम ग्रेड हासिल किए। इस तरह की क्यूरी, इस तरह कोई बिज़नेस शॉप है तो वो ये देखना चाहते हैं कि इस साल कौन कौन सी जो है ना हमारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिकी हैं, जिनकी सेल 10,000 से ज़्यादा हो गई, किन्हीं की सेल 1 लाख से ज़्यादा हो गई, कौन से आइटम्स ऐसे थे जो जिनकी सेल जो है वो 2 लाख से ज़्यादा हुई। अगर इस तरह के आइटम्स अगर हमने वो ये देखना है कि इस मंथ में हमारा प्रॉफिट क्या था, लॉस क्या था, इस तरह की जो क्यूरीज लगानी है, वो सारा काम जो है वो सिंपल सर्च से नहीं हो सकता, उसके लिए हमें क्यूरी लगानी पड़ती है। उसे क्या कहते हैं जी, उस वो क्यूरी लैंग्वेज होती है, उसे SQL कहते हैं। डेटा मैनिपुलेशन है। और वो लैंग्वेज क्या फ़ायदा देती है कि आप टेबल के अंदर जो बना हुआ टेबल है उसका डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, उस डेटा के अंदर कोई चेंजेस भी लाएँ, जैसे नाम अपडेट करना है या फ़ोन नंबर अपडेट करना है, वो भी पॉसिबल है। और उसके अंदर जो डेटा कुछ डिलीट करना है तो वो भी आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, वो सब कुछ SQL की मदद से पॉसिबल है। अब आते हैं रिलेशनल अलजेब्रा की तरफ। ये मैथमेटिक्स की चीज़ें इस डेटाबेस में कुछ इस्तेमाल होती है, उन्हीं को सिंबल्स की शक्ल में बताना होता है। तो इसमें पहला है जी यूनरी ऑपरेशन, दी ऑपरेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन। यूनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक ही टेबल पे अप्लाई हों, यानी सिंगल टेबल जिसमें इन्वॉल्व हो, जैसे स्टूडेंट का टेबल है या सिर्फ टीचर्स का टेबल है या सिर्फ कॉलेज का टेबल है या सिर्फ नॉन टीचिंग का टेबल है, सिंगल टेबल है, उस पर जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो यूनरी ऑपरेशन। और इसमें कौन से आते हैं, एक सिलेक्शन, दूसरी प्रोजेक्शन। ये आगे आएगा कि क्या चीज़ होती है, ये इनके अंदर होता क्या है। फिर आते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन पे। बाइनरी ऑपरेशन में जिसमें दो टेबल इन्वॉल्व हों, ठीक है, तो उसमें यूनियन आएगा, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आगे। अब आते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन पे। सिलेक्शन ऑपरेशन जो है वो यूनरी ऑपरेशन है। द सिलेक्शन ऑपरेटर, इसका सिंबल जो है वो ये सिग्मा ये दिया हुआ है। इट एक्ट्स लाइक अ फ़िल्टर। फ़िल्टर का मतलब ये है कि आप फ़िल्टर लगाते हैं कि मुझे इस टेबल के अंदर से मिसाल के तौर पर 5 कॉलम हैं, तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं सिलेक्शन के अंदर कि मुझे सिर्फ इसमें से पहले 3 कॉलम दिखाओ जिसमें स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, बस ये बता दें, या मुझे उसका रोल नंबर, नेम और एड्रेस बता दें। तो वो जो 5 कॉलम है वो 5 कॉलम नहीं आएंगे, बल्कि सिर्फ पहले 3 कॉलम आएंगे। यहाँ कोई टेबल दिया है तो मैं आपको मसला नहीं कि मैं इसके अंदर से कोई टेबल आपको ओपन करके दिखा दूँ।
तो ये एक टेबल है मिसाल के तौर पर। इस टेबल के अंदर देखें कोर्स कोड है, कोर्स नेम है, टीचर नेम, कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम, ये 1 2 3 5 इसके कॉलम है। आप चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन करूं, और सिलेक्शन में मैं सारा टेबल मुझे नहीं चाहिए, उसमें से मुझे मेरी मर्ज़ी के ये 2 या 3 कॉलम चाहिए। मुझे कोर्स कोड चाहिए, कोर्स नेम चाहिए और टीचर नेम, फर्स्ट 3 कॉलम। तो जब आप ये क्यूरी लगाएंगे और उसमें सिर्फ ये 3 कॉलम आएंगे तो वो क्या कहेगी, सिलेक्शन कहलाएगी। सिलेक्शन का मतलब होता है कि इस पूरे में से अपनी मर्ज़ी से कोई 1 2 3 4 कॉलम अपनी मर्ज़ी के सेलेक्ट करते हैं और सिर्फ वो ही आपको डिस्प्ले होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का ये आपको फिर रो भी वही दिखाते हैं, और उसमें आप चाहें तो कंडीशन भी लगा सकते हैं। मसलन आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि मुझे ये कोर्स कोड, कोर्स नेम और टीचर नेम चाहिए, और जहाँ टीचर नेम नदीम है, जहाँ टीचर नेम क्या है, नदीम है। तो अब क्या होगा कि जब आप ये कंडीशन लगाएंगे तो आपको टेबल तो ये 3 ही नज़र आएंगे, ये कॉलम तो 3 ही नज़र आएंगे, लेकिन इसमें जो रोज़ हैं वो भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि नदीम टीचर नेम सिर्फ इधर आया हुआ है। तो पहले आपने कंडीशन लगाई कॉलम पे, ये हट गए कॉलम, ये हट गए। दूसरी कंडीशन आपने लगाई रो पे कि मुझे टीचर नेम सिर्फ वो बताएं जहाँ टीचर नेम नदीम है, तो ये भी कट गए, फिर ये भी कट गए। तो ये सिलेक्शन होती है जिसमें आप रो और कॉलम दोनों पे कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद इसमें अ कंडीशन सी में कंसिस्ट ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन। अब इसमें कंडीशन जो है वो कौन सी हो सकती है, मिसाल देते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अस्यूम अ रिलेशन एम्प्लॉय, नेम, ऑफिस, डिपार्टमेंट, बैंक, ये 4 उसके कॉलम हैं। और क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर इन सीएस डिपार्टमेंट, ठीक है। हमें सिर्फ वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि सीएस डिपार्टमेंट में है। तो सीएस डिपार्टमेंट में कौन कौन से हैं, एक तो ये सलीम है और दूसरा बाबर है। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसने कॉलम पे कंडीशन नहीं लगाई, इसने सिर्फ और सिर्फ रो पे कंडीशन लगाई है, और रो कौन सी, जिसमें सीएस डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले उसने क्या है जी कि सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर इन सीएस डिपार्टमेंट। तो सीएस डिपार्टमेंट जो है वो कॉलम का नेम है, तो सबसे पहले ये सिग्मा सिलेक्शन के लिए, और इसके नीचे आ जाएगा कॉलम का नेम जिस पे कंडीशन है। और कंडीशन क्या लगाई है, सिंगल कोट में सीएस, सिंगल कोट में सीएस, और साथ ब्रैकेट में आ गया ये एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय का टेबल। यानी इसको लिखने का तरीका ये है कि इसने ये लगाया जी सिंबल सिग्मा का, कि सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन किस पे अप्लाई होगी, किस कॉलम पे, ये डिपार्टमेंट का कॉलम है, इस पे अप्लाई होगी ये कॉलम। और क्योंकि कंडीशन है ना, इसलिए हमने सिग्मा के नीचे कंडीशन वाला कॉलम लिखा है, और ब्रैकेट लगा के सिंगल कोट में उस पर कोई जो आप बताना चाह रहे हैं कि कंडीशन किस हिसाब से लगा रहे हैं, कि मैं ये सीएस वाले देखना चाहता हूँ, तो ये सीएस लिख दिया, ठीक है। और अब साथ क्या आएगा यहाँ पे, ये इस जगह पे इस ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो टेबल का नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो पूरा टेबल का नेम EMP लिख देंगे कि ये पूरा टेबल है, मुझे पूरा टेबल दिखाएं, और उसमें कंडीशन ये लगी हुई है, ये वाली, कि सिलेक्ट करें, क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ इसके नीचे लिखनी है, डिपार्टमेंट इक्वल CS सिंगल कोड के साथ, ठीक है। वो ज़रा नीचे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे इरेजर के साथ। आप इस तरह लिखें ना कि ये ऐसे सिग्मा, नीचे कॉलम जिस पे कंडीशन है DEPT डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट इसके साथ इक्वल लगा के यहाँ पे सिंगल कोट में CS, ठीक है। इसमें हमने डिपार्टमेंट CS है, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में ज़रा ऊपर करके लिखते हैं EMP, और इस तरह ब्रैकेट बंद करते हैं। ये इसको इस तरह लिखने का तरीका है। इस तरह दोबारा क्वेश्चन आता है जी, सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज विद लास्ट नेम सलीम, जिनका नाम लास्ट नेम सलीम है, हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब कंडीशन ज़्यादा हो गई है, अब देखें तो कंडीशन ज़्यादा हो गई है। वो कंडीशन किस तरह ज़्यादा हुई है, इसमें एंड आ गया है,
यहाँ पे जो वर्ड आया है वो एंड है, यानी एक तो ये है कि वो सलीम है और दूसरा साथ में वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। यहाँ पे रैंक में असिस्टेंट लिखा हुआ है, एसोसिएट असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट का मतलब है एसोसिएट प्रोफेसर। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि मैं इसी जगह दोबारा चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके खाली जगह को ढूंढ लेता हूँ जी। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने पहले तो लगाया जी सिलेक्शन, ये सिग्मा आ गया। इसमें लिखा हुआ है नीचे सिग्मा के बिल्कुल निचली साइड पे देखें, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि नेम सलीम होना चाहिए, लास्ट नेम नहीं, यानी नेम सलीम होना चाहिए। यहाँ लास्ट नेम दिया ही नहीं है, कॉलम इस तरह का कोई है ही नहीं। अगर वो होता कोई कॉलम तो हम वहाँ पे वो लिखते थे, यहाँ नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ गलती से उसने लास्ट नेम लिखा है, यहाँ पे नेम ही आना चाहिए था क्योंकि लास्ट नेम का कोई कॉलम नहीं है यहाँ पे। तो आते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं जी नेम वैसे ही लिखना है, कॉलम का नाम जैसे वहाँ पे लिखा हुआ वो कैपिटल में है तो आपने भी इस तरह ही लिखना है कि एन कैपिटल नेम इक्वल सिंगल कोट। टेक्स्ट में है तो वो सिंगल कोट, सलीम तो वो एस कैपिटल में है तो आपने भी एक एस जो है वो कैपिटल में लिखना है, एस सलीम सिंगल कोट एंड। अब उसके बाद लिखा हुआ कि नेम सलीम है साथ एंड वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, तो एंड का सिंबल थोड़ा सा ऊपर करके डालें ऐसे, ये एंड का सिंबल है, इसको कहते हैं एंड, ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये एंड के लिए इस्तेमाल होता है, ये एंड सिंबल है। अब दोबारा इस पे आते हैं, ये हो गया। उसके बाद दोबारा फिर नीचे की तरफ आए ज़रा और नीचे की तरफ आके लिखें उसका रैंक, वो रैंक का जो नेम है वो आर कैपिटल है एंड रैंक इक्वल सिंगल कोट। टेक्स्ट में आ रहा है तो सिंगल कोट, तो रैंक जो है ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट है तो आप सिंगल कोट एंड। तो इस तरह हमने ये कंप्लीट कर लिया सिलेक्शन। इस तरह देखें तो सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर और इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। आप अब दरम्यान में और की कंडीशन आई है तो यहाँ पे है जी कि वो प्रोफेसर सेलेक्ट करें, तो अब देखें यहाँ पे सिग्मा वैसे ही आ गया, रैंक इक्वल असिस्टेंट, या फिर या तो उनका रैंक असिस्टेंट प्रोफेसर है और तो और जो है वो एंड का ऑपोजिट है, उसको किस तरह लिख दिया है, वो ऐसे लिख दिया है, और का सिंबल जो है वो ऐसे डाल दिए, ठीक है। वो ये सिंबल जो है ये और सिंबल है, ये और का सिंबल है, ठीक है। और डिपार्टमेंट इक्वल सी एस। और ये चीज़ मैं लगाना भूल गया कि आखिर में यहाँ असिस्टेंट के बाद जब सारा कुछ लिख लेते हैं तो ये ज़रा ऊपर करके इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे टेबल का नाम लाजमी आता है तो वो आपने लाजमी लगाना है। इस तरह यहाँ पे भी रैंक लेक्चर और डिपार्टमेंट सी एस, ठीक है। ये ब्रैकेट जो उसने लगाई हुई है ये वाली, ये ब्रैकेट निचली में छोड़ने से रैंक असिस्टेंट और डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स ब्रैकेट में टेबल का नाम। इस तरह आप क्वेश्चन आया जी के सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट इन सी एस डिपार्टमेंट और लेक्चरर, जो सी एस डिपार्टमेंट में नहीं है या दरम्यान में और आ गया या लेक्चरर नहीं है, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये कंडीशन लगाएंगे कि नॉट दरम्यान में आ गया, नॉट, तो नॉट का आसान हल क्या है कि पहले ये जो हैं वो लगा दें। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ जी कि क्या कंडीशन है जी, रैंक लेक्चरर है या डिपार्टमेंट सी एस है, तो हम क्या लिखते हैं जी सिग्मा रैंक इक्वल सिंगल कोट लेक्चरर सिंगल कोट, और इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ये वजह बताऊंगा क्यों की है। और उनका डिपार्टमेंट जो है वो DPT डिपार्टमेंट इक्वल सिंगल कोट CS, और उसके बाद ब्रैकेट में आ जाता है जी टेबल का नेम, ये सबसे आखिर में आपने लाजमी लगाना है। अब वो कह रहा है जी कि नॉट, तो पहले हमने ये देख लिया कि ऐसे लोग बता दें जो कि लेक्चरर हैं या CS डिपार्टमेंट में हैं, तो हमें वो पता चल जाएंगे
इनके साथ ब्रैकेट लगा के यहाँ पे और ये सिंबल लगा दें नॉट का। तो अब क्या होगा कि पहले वो फाइंड होंगे जो लेक्चरर हैं या CS डिपार्टमेंट में, तो पहले वो होंगे, और जब नॉट होगा तो उनको हटा के जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, यानी पहले आप इसकी क्यूरी जब नॉट आता है तो आपने नॉट वाला सिंबल पहले नहीं लगाना है, पहले आपने वो देखने हैं जो कि रैंक लेक्चरर है या फिर डिपार्टमेंट CS है, तो पहले वो लोग सामने आएंगे। फिर उसके बाद क्या करें, नॉट का सिंबल थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा यहाँ नीचे लगा दिया है, ये इसे मैं रब करता हूँ, ये बेशक नीचे रहे। ये यहाँ पे नॉट ऊपर लगाना है, नॉट यहाँ पे आएगा और सिग्मा 20 के साथ आएगा। तो अब ये क्या होगा, पहले लेक्चरर और डिपार्टमेंट CS वाले लोग फाइंड होंगे। मिसाल के तौर पर ये टेबल के अंदर जो है ना वो 10 रोज़ हैं, तो उन 10 में से 4 ये हैं जो इस क्राइटेरिया भी पूरी हो सकती हैं, या वो जिनका रैंक लेक्चरर है या CS डिपार्टमेंट। ये 4 आ गए, पीछे 6 बच गए। जब नॉट लगाएंगे ना तो वो 6 हमें दिखा देगा। वो लोग होंगे जो लेक्चरर भी नहीं है और जिनका डिपार्टमेंट CS भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये सिलेक्शन वाला हमने काम कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि प्रोजेक्शन किस तरह काम करती है और सेट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।